लिया था। और नोड्स हमारे पास कैसे बनती हैं इसको भी हमने देख लिया था। क्या हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन। नाउ दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर द स्टैंडिंग वेव्स, जिसमें मैंने बताया था कि पार्टिकल्स हमारे पास मैक्सिमम से मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के बीच में ट्रेवल करते हैं। ये नोड बन जाती है, ये भी नोड बन जाती है, ये नोड बन जाती है, यहाँ पर एंटी नोड और यहाँ पर आपके पास एंटी नोड बन जाती है। और ये मेरे पास यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बन जाती है, जहां पर ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 2a cos ऑफ kx आपके पास बन जाता है। सो ये मेरे पास 2a cos ऑफ kx क्या बन जाता है, दिस बिकम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव। यही एम्पलीट्यूड यहाँ पर आपके पास 0 के बराबर है, और यही एम्पलीट्यूड एंटी नोड के पोजीशन पे क्या आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। मेरे पास मान लिया जाए कि स्टैंडिंग वेव की एक इक्वेशन टीचर बोल देता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टैंडिंग वेव की एक इक्वेशन तैयार हो जाती है, और ये इक्वेशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 30 cos ऑफ 10x। तो ये देखो, अगर मैं रिलेट करता हूं तो 10x का मतलब आपके पास kx साइन ऑफ 300t। तो साइन ऑफ 300t का मतलब है यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा मेरे पास 300 के बराबर है। अब टीचर बोलता है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव, यानी कि वो वेव जिनसे ये स्टैंडिंग वेव बनी है उनका एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये 30 किसके बराबर है, आपके पास 2a के बराबर है। क्योंकि ये 30 मेरे पास 2a के बराबर है, तो इंडिविजुअल वेव हाफ के ऊपर यानी कि 15 मीटर की रही होगी, तभी तो इन दोनों को मिलाकर 2a यानी 30 मीटर बना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 10x है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 10 के बराबर है, तो मेरे पास 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर अगर कोई टीचर बोलता है इसकी वेवलेंथ किसके बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पर इसकी वेवलेंथ किसके बराबर है, तो आपका जवाब आ जाएगा वेवलेंथ इज पाई बाय 5। अगर कोई टीचर बोलता है इसमें ओमेगा किसके बराबर है, तो ओमेगा मेरे पास किसके बराबर है, 300। देखो ना, 300 आपके पास क्यों, क्योंकि साइन ओमेगा टी आपके पास साइन 300t, तो कंपैरिजन से पता लग रहा है कि ये आपके पास ओमेगा आ गया। तो वेलोसिटी ओमेगा बाई के आपके पास कितने के बराबर आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 300 के आसपास। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 पाई एफ इज इक्वल टू 300, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 150 बाई पाई हर्ट्ज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपके पास ओमेगा बाई के, वो तो हमको पता ही है कि टाइम वाली टर्म को ऊपर रखो और के वाले को नीचे रखो तो वेलोसिटी ऑफ द वेव भी आ जाएगी। तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन से टीचर आपको ये पैरामीटर निकालने को बोल सकते हैं। और फिर हमने ये देखा कि लोकेशन, ये हम बात कर रहे हैं कि हमने कल क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं तो हमको नोड्स मिलते हैं, नोड्स जहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो, पार्टिकल रेस्ट पे है। तो हमने कल देखा कि नोड्स हमें मिलते हैं लैम्डा बाई 4 पे, 3 लैम्डा बाई 4 पे और 5 लैम्डा बाई 4 पे। यहाँ पर आपको जो भी नोड्स मिल रहे हैं वो ऑड मल्टीपल ऑफ क्या मिल रहे हैं, लैम्डा बाई 4, ऑड मल्टीपल लैम्डा बाई 4 का, जहां पे लैम्डा वेव लेंथ है। जैसे पहला नोड मिला लैम्डा बाई 4, दूसरा नोड मिला 3 लैम्डा बाई 4, तीसरा 5 लैम्डा बाई 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा nth आपके पास नोड का फॉर्मूला, ये हमारे पास आ जाएगा nth नोड का फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स, मेरे पास दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, ये आ गया माइनस लैम्डा बाई 4, तो ये आ जाएगा। तो दिस विल बी 2 लैम्डा बाई 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो मेरे पास यहाँ पर दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है। टीचर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मेरे पास यहाँ पर ये स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन है, टीचर मुझे बोलता है नाउ दिस इज द स्टैंडिंग वेव्स इक्वेशन, ये मेरे पास एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स, यानी कि मुझे निकालना है लैम्डा बाई 2। तो मुझे सबसे पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा, लैम्डा आपके पास 30 से आएगा,
30 इज इक्वल टू के, क्योंकि x के साथ के आता है, के 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा पाई बाय 15। तो आपके पास डिफरेंस बिटवीन द टू नोड्स लैम्डा बाय 2, यानी कि लैम्डा बाय सॉरी आपके पास लैम्डा बाय 2 यानी पाई बाय 30 मीटर, और ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत बहुत आसान चीज है जिसको कोई भी बच्चा यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द एंटी नोड्स। अब बात की जाती है क्या आपके पास यहाँ पर एंटी नोड्स की क्या पोजीशन होगी, जहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम। देखिए नोड्स के ऊपर 0 था, 2a cos ऑफ के एक्स 0 था। अब यहाँ पर एंटी नोड्स पे 2a cos ऑफ के एक्स प्लस माइनस ऑफ 2a, प्लस माइनस ऑफ 2a। तो इसका मतलब ये 2a से 2a कैंसिल, तो cos ऑफ kx क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। ये कब होता है, ये बच्चा हमारे पास 0 डिग्री पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, सो ऑन n पाई पे। यानी कि हमारे पास ये पाई के मल्टीपल पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, आपके पास मैक्सिमम हो जाती है। आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू इसके अंदर डालता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम यानी प्लस माइनस 1, 0 पे 1, पाई पे -1, 2 पाई पे 1, 3 पाई पे -1 एंड सो ऑन। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दूं, यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसका मतलब ये के एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एन पाई के बराबर डाल देता हूँ। तो मेरे पास पाई से आपके पास पाई कैंसल, तो पोजीशन ऑफ द नोड्स, एंटी नोड्स, आई एम नॉट सेइंग नोड्स, यहाँ पर पोजीशन ऑफ द आपके पास एंटी नोड्स। अब ये कहाँ कहाँ पर आए, अगर n को डालता हूं तो 0 पे आए, 1 डालता हूं तो लैम्डा बाई 2, 2 डालता हूं तो लैम्डा। यहां से भी मुझे एक चीज पता लगती है, बताओ क्या चीज पता लगती है, कि दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, लैम्डा बाई 2। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आपके पास एंटी नोड, फिर नोड बनता है, फिर एंटी नोड और नोड बनता है, फिर एंटी नोड और नोड बनता है। पहले तो इस बात को भी समझ, हमारे पास यहाँ पर इनकी जो लोकेशन है वो कुछ ऐसे होती है, और इससे हमें एक और चीज पता लगती है, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लेकिन एंटी नोड और नोड का, या नोड का और एंटी नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। ये चार चीजें अब आपको बहुत क्लियर, आपको कट पता होनी चाहिए। यानी कि ये चार चीजें अगर आप भूल जाओगे तो फिर आप आगे की चीजें नहीं समझ पाओगे। कैसे, मैंने आपको क्या बताया, यहां सर पर चार चीजें आपको क्या करनी है, एंटी नोड, एंटी नोड, 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 एंटी नोड एंड नोड, या फिर नोड और एंटी नोड। इनके बीच का डिफरेंस ये कहां पर बनेगी, ये लैम्डा बाई 2 के डिफरेंस पे बनती है, ये भी लैम्डा बाई 2 के डिफरेंस पे बनती है। एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होता है, या नोड और एंटी नोड का डिफरेंस लैम्डा बाई 4। जब भी कहीं पर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो ये प्रिंसिपल हमारे पास फॉलो हो। क्लियर है ये वाली चीज, इसमें किसी बच्चे ने कोई चीज पूछनी है तो वो सर बच्चा पूछ। जी बोलो बोलो सर शाबाश। सर मैं ना एक्चुअली वो मैंने आपको सर मैसेज किया था ना सर, वो हमारे यहाँ पे पावर कट का प्रॉब्लम था, तो वो 1 o'clock वाली क्लास में अटेंड नहीं कर पाया। हाँ जी, तो सर आप वो करवा रहे हो जो आपने 1 o'clock क्लास में करवाया था, या फिर? बेटा आप कर सकते हो इसको अटेंड, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा आपको। ठीक सर है, क्योंकि वो मेरा पेपर है ना कल, फिर पता नहीं 7-8 बजे स्कूल जाना है, तो नहीं कोई बात नहीं, आप अटेंड तो कर लो, 1 आवर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे आप, ठीक है, सर मैं वो कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा स्क्रीनशॉट आपको। खींचूं? क्लियर है, ओके सर, मैं स्क्रीनशॉट खींच सकता हूँ सर? आपको ये मिल जाएगा बच्चे, आपको, ओके, आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करो देखने के लिए, कोई बात नहीं, आपको ये मिल जाएगा ना। मैं पीडीएफ निकाल लूँगा। ओके सर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, द फॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव। अब प्रैक्टिकली हमारे पास ये स्टैंडिंग वेव बनती कहाँ पर है, प्रैक्टिकली ये स्टैंडिंग वेव हमारे पास बनती है बच्चे इन दी स्ट्रेच्ड वायर। पहले तो स्ट्रेच्ड वायर में बनती है, यानी गिटार के अंदर बन जाती है, सितार के अंदर बन जाती है, या फिर वायलिन के अंदर।
जब आप इनको प्लग करते हो तो ये बच्चे वाइब्रेट करती हैं, हमारे पास वाइब्रेट कर जाती हैं आपके पास, और इनके अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनती है। अलग अलग लेवल के ऊपर जब ये स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, अलग अलग तरीकों से जब ये स्टैंडिंग वेव्स तैयार होती हैं, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अलग अलग तरह का म्यूजिक आपको सुनाई देता है, अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है सेम वायर के अंदर। और बच्चा हमारे पास, हम इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स के अलग अलग फॉर्म, उनको नाम दे दिया जाता है, जैसे कि ये कौन सी वाइब्रेशन चल रही है, इनको हार्मोनिक का नाम दिया जाता है और फंडामेंटल टोन का नाम दिया जाता है। आपको ये पूरा पढ़कर पता लगेगा कि आप किस तरीके से इन चीजों के एनालिसिस करोगे। तो सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक सितार की, गिटार की या वायलिन की एक वायर है बच्चे, हमारे पास एक वायर है। इस वायर के हमने यहाँ पर दो जगहों पर क्लैंप कर दिया, यानी कि इनको दो जगहों पर क्लैंप कर दिया, और ये लेंथ मेरे पास किसके बराबर है, एल के बराबर है। और यहाँ पर, और एक और बात बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है बच्चे, इसका मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, और मास पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है बच्चे, म्यू, मास पर यूनिट लेंथ म्यू गिवन है, और टी हमारे पास यहाँ पर टेंशन है। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू। ये ऑलरेडी हमको पता है कि इसके अंदर अगर कोई भी वेव चलेगी तो ये वेव की आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, कि वेव की हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ये ऑलरेडी हमको पता है कि हमारे पास इस तरीके से वेव प्रोपोगेट करती है, स्पीड से चलती है, और हमारे पास इसके कुछ मोड्स होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सबसे बेसिक सी आवाज आपने प्लग करके छोड़ दिया। अगर मुझे गिटार चलाना भी नहीं आता है तो मैं उसके वायर को खींचता हूँ मिडिल पॉइंट से और खींच के छोड़ देता हूँ, तो वो झन्ना जाती है, उसमें झंझनाहट सी होती है, वो वायर हिलती है, और आपको ही पता है कि वो वायर ऐसे हिलती है, एक बार ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है नीचे आती है। जैसे आपके घर में कपड़े सुखाने वाली कोई तार है, उसको बांधा गया, आप उस तार को नीचे खींचो तो वो तार नीचे आ जाती है, उसके बाद जब छोड़ते हो तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है कि नहीं करती है, बताओ हाँ या ना, करती है ऑसिलेट, यस सर। ऑसिलेट Yes, करती है sir. बच्चा हमारे पास, और वो फंडामेंटल वाइब्रेशन, उसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, और फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं। धीरे धीरे आपको पता लगेगा। यहाँ पर इस वायर को जब आपने खींच के छोड़ा तो कोने पे बताओ क्या बन गए बच्चे, तो आप बोलोगे सर 2 नोड बने, और एंटी नोड सर एक एंटी नोड बन गया। ठीक है, इसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नोड और ये भी नोड बना, और इनके बीच का फर्क होता है लैम्डा बाई 2। तो लेंथ ऑफ वायर को आप किसके बराबर लिख दोगे, लैम्डा बाई 2 के, और लैम्डा किसके बराबर आ गया, 2l, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और हाँ, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। मैंने लैम्डा की वैल्यू यहां से इसमें डाल दी, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आई वो मेरे पास 1/2l, जहां पर l लेंथ ऑफ वायर है, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, जहां पे टी इस वायर की टेंशन है। अगर आप रस्सी को खींच के नहीं बांधोगे, आपको ही पता है कि गिटार को जब आप बजाते हो तो आप वायर को क्या करते हो बच्चे, टाइट करके रखते हो, हाँ या ना। आप टाइट क्यों करते हो, टाइट इस वजह से करते हो बच्चे, ताकि आप उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी, एक बच्चा आप वेव को क्या कर सको बच्चे, ट्रेवल करवा सको, आप एक वेव को वहां पे ट्रेवल करवा सको। तो 1/2l, यहाँ पर बच्चा हमारे पास 1/2l अंडर रूट ऑफ, मेरे पास कितना आ जाता है, टी अपॉन 1/2l अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी किसके बच्चे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की, क्योंकि ये नंबर मेरे पास 1 है तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, क्योंकि ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है। और हमारे पास इसका एक और नाम है फंडामेंटल टोन, क्योंकि इसके नीचे आपके पास बच्चे कोई और फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, यही सबसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये पहली चीज आ जाती है। यहाँ पर एक और चीज है, अगर दो चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो आप बोलते हो यूनिसन। यूनिसन का मतलब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम। सपोज के टीचर कोई और वायर लेके आता है और बोलता है ये वायर और दूसरी वायर यूनिसन में है, तो मतलब इसकी और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है।
ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है कि उस वायर की, जैसे F1 इज ऑक्टेव ऑफ F2, तो मतलब F1 इज डबल ऑफ F2, F1 इज डबल ऑफ F2, तो हम बोलते हैं F1 इज ऑक्टेव ऑफ F2। कहने का तरीका है, टेक्निकल चीज है। फिर हमारे पास यहां पर आपके लिए आ जाती है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखते चलना। अच्छा, यहां पर मेरे पास दो नोड्स बने हैं, एक एंटी नोड बना है। अब आगे चलते हैं, तो मेरे पास यहां पर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको सेकंड हार्मोनिक भी बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन है। ये कैसे पता लगता है? यहां पर आप इसको और जोर से खींच के और पीछे ले जाकर छोड़ते हो, तो इसमें और ज्यादा बच्चा हमारे पास और ज्यादा एनर्जी से ये वाइब्रेट करता है, जिससे इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स बढ़ जाते हैं, और हम बोलते हैं ये सेकंड मोड पे चला गया। यहाँ पर मेरे पास कॉर्नर पे तो हमेशा एंटी नोड सॉरी नोड्स बनते हैं, बीच में भी एक नोड बन जाता है, बहुत स्ट्रांगली इसको वाइब्रेट करते हैं। सर इसकी पहले एग्जांपल जो भी सेम ही होगी? पार्टिकल है बेटा, एग्जांपल सेम ही है इसकी भी? क्या बेटा? एग्जांपल हाँ बोलो। सेम है फर्स्ट हार्मोनिक एग्जाम्पल वाले किस से? सेंस में बच्चे? जैसे आपने फर्स्ट वाले की एग्जांपल दी थी, इसकी वही सेम एग्जांपल होगी? एग्जाम्पल किस सेंस में मैं वो बोल रहा हूँ बच्चे? गिटार की, जैसे सितार आप, की, इस तरीके से बोल रहे हैं? यस सर। हाँ बिल्कुल सेम है, वो सेम है बच्चे, क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा एनर्जी से उसके अंदर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, तो उसके मोड्स चेंज हो जाते हैं। ज्यादा ओके सर। तेजी से जब आप गाना गाते हो तो आपके सुर चेंज हो जाते हैं ना, वो चीज है। ठीक है, हाँ श्योर है। सर जो सेकंड मोड है, मतलब जैसे सपोज कर गिटार का स्ट्रिंग है, अगर मैंने अगर पहले में अगर मैंने इसको मतलब जोर से खींचा है, तो सर जब वो वाइब्रेट करेगा, मैं तब उसको दूसरी बार खींचूंगा तब वो सेकंड मोड होगा, या फिर मतलब कि वो फर्स्ट से दोबारा लेगा? फिर से इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो से। ओके सर। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो से, उससे ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। आप इसको मतलब कि आप इसको डाल के देख सकते हो। यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इन यूट्यूब, जिसमें आप सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन डालोगे, लोग आपको प्रैक्टिकली बनाकर बताएंगे ये लूप्स बनते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ये पूरा, अब यहाँ पर नोड बना, ये भी नोड बना, ये भी नोड बन गया, तो अब लैम्डा बाई टू, इसको गलती से भी आपने बच्चे लैम्डा नहीं लिखना, आपने लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू को क्या लिख देना, टू लैम्डा बाई टू। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, जो इसी वायर की टेंशन है, और म्यू बच्चा हमारे पास इसका क्या आ गया, मास पर यूनिट लेंथ। ये नंबर कितना आ रहा है बच्चा हमारे पास, बताओ शाबाश, 2। तो ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक है। ये सेकंड हार्मोनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 आ रहा है। क्लियर होगी बात? यहां पर आपके पास अब ये फर्स्ट ओवरटोन आती है, फंडामेंटल टोन के बाद आपके पास आती है फर्स्ट ओवरटोन। फिर हमारे पास एक तरीका होता है समझने का, ये कौन से मोड की वाइब्रेशन चल रही है, सेकंड की, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो 2 माइनस 1 क्या होता है, 1। तो ये आपके पास फर्स्ट ओवरटोन। यहां पर एंटी नोड्स कितने चल रहे हैं, सेकंड मोड के अंदर दो एंटी नोड्स हैं, और 2 + 1 यानी कि 3 मेरे पास यहाँ पर नोड्स हैं। ये देखने का तरीका है। और लूप्स, आपके पास यहाँ पर लूप्स कितने बन गए बच्चे, तो आप बोलोगे पहला लूप और आपके पास दूसरा लूप, तो 2 लूप बन गए। इसको कंपेयर किया जा सकता है पिछले वाले के साथ, इसको पिछले वाले के साथ कंपेयर करके ये सारी चीजें जानी जा सकती हैं। पिछले वाले के केस के अंदर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो हमारे पास यहाँ पर इस 1 - 1 क्या होता है, 0, तो 0 ओवरटोन तो होती नहीं, तो फंडामेंटल टोन बोल देते हैं। तो वहां पर आपके पास ओवरटोन 0 है, तो इसलिए ये फंडामेंटल टोन है। 0 ओवरटोन का मतलब फंडामेंटल टोन। यहाँ पर आपके पास एंटी नोड्स कितने बने जरा बताओ, एंटी नोड्स कितने बने पहले वाले 1 केस में, तो आप बोलोगे 1 1। और आपके पास नोड्स कितने बन गए, तो 1 1, + ये 1 1 है ना, तो 1 + 1 कितना आ जाता है बच्चे, 2। 2 तो यहाँ पर लूप्स कितने बन गए जरा बताओ, तो लूप्स आप बोलोगे सर 1। 1 बन गए। तो कुछ ऐसे करते करते अगर हम आगे चलते और मेरे पास आ जाता है मतलब इसमें थर्ड लूप्स को मोड ऑफ कैसे काउंट वाइब्रेशन। करते हैं? बोलो सर इसमें बोलो। हम लूप्स में कैसे काउंट करते हैं, मतलब वो जो पूरा क्रेस्ट और ट्रफ बना है, या फिर वो जो उन दोनों का जो सम है? बेटा लूप इसको बोलेंगे ना बच्चे, किधर किधर? ये लूप बन गया ना, एक लूप बन गया, ओके ये सर। तेरे पास दूसरा लूप बन गया,
ये तेरे पास तीसरा लूप बन गया। पता लग गया लूप कैसे बने बच्चे? यस और नो? यस सर। ठीक है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन। अब ये कैसे बनता है? यहां पर मेरे पास 3 लूप बन जाएंगे, नोड और नोड लैम्डा बाई 2, नोड और नोड लैम्डा बाई 2, नोड और नोड लैम्डा बाई 2। यहां पर लेंथ ऑफ वायर किसके बराबर है जरा बता दो? 3 लैम्डा बाई 2। यहां पर लेंथ ऑफ वायर किसके बराबर है बच्चे? 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर है। यहां पर फ्रीक्वेंसी में अब आपके पास आएगा 3/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन। यहां पर क्योंकि नंबर 3 आ रहा है तो ये थर्ड हार्मोनिक है। ये सेकंड ओवरटोन कैसे बनी बच्चे हमारे पास? तो आप बोलोगे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, 3 - 1 इज इक्वल टू सेकंड ओवरटोन। 3 - 1 इज इक्वल टू सेकंड ओवरटोन, यह हमारे पास बन जाती है। यहाँ पर एंटी नोट्स कितने बन गए? 3 बन गए। नोट्स कितने बन गए बच्चा हमारे पास? यहाँ पर 4 बन जाएंगे, ये आप देख लीजिए। और लूप्स कितने बन जाएंगे हमारे पास? यहाँ पे लूप्स आपके पास 3 बन जाएंगे। तो हमको ये बात यहाँ पे समझ में आती है। 1 2 3 4 नोट्स, 1 2 3 3 एंटी नोट्स, और हमारे पास यहाँ पर टोटल लूप्स कितने आ गए? 1 2 और 3। तो ये हमारे को बात समझ में आती है। तो ये बात क्लियर आ गई। अब पॉइंट आता है nth मोड के अंदर क्या हो। पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर है कि आपके पास nth मोड के अंदर क्या होगा, जान सकते हो? अब nth मोड का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी? nth हार्मोनिक आएगी, n/2L अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। और ये बच्चे हमारे पास nth फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये हमारे पास nth हार्मोनिक आ गई। इसमें एंटी नोट्स कितने बन जाएंगे? जे पार्थ बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। नहीं गलती से हो गए सर। यहां पर एंटी नोट्स कितने बन जाएंगे बच्चे? आपके पास n बन जाएंगे। अब मुझे पीछे से पता लगते रहना चाहिए। नोट्स n+1 हो जाएंगे और लूप्स कितने बन जाएंगे? n। अगर ये 20th मोड ऑफ वाइब्रेशन कर रहा है तो 20 लूप्स बनेंगे, 21 नोट्स बनेंगे और 20 ही आपके पास एंटी नोड। और फ्रीक्वेंसी 20/2L अंडर रूट ऑफ टेंशन ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय म्यू। दे आपके पास यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर। यहां पर ओवरटोन कैसे निकलती है? हमेशा n-1। यानी कि अगर 20th मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो ओवरटोन क्या होगी? 19th होगी, लेकिन हार्मोनिक 20th होगी। ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट है। अगर ये पॉइंट को आप भूल रहे हो तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हो। आपको ये पॉइंट धीरे धीरे करके समझ में आने चाहिए। बोल शौर्य। सर मेरा ना एक्चुअली एक डाउट है, मतलब इन रिलेशन विद मतलब स्ट्रिंग्स है सर, कि आपने कहा कि जब हम स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब सर फिर तो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि कितना मोटा है कितना मतलब पतला है। वो यहाँ पर काउंट कर लिया ना बच्चे हमने, ओके सर। आ गया ना यहाँ पर। ये आपके पास क्या है बच्चे? दिस इज द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर ये मास। आपके पास डिपेंड कर रहा है, ये लीनियर मास डेंसिटी है। क्या आपके पास यहाँ पर ये कैसे मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? आ तो गया बच्चा हमारे पास, हाँ या ना? ठीक है, यस सर। क्लियर है? ओके सर, माय फॉल्ट क्योंकि मैं नहीं लेट नहीं आया नहीं था नहीं, मैं फॉल्ट नहीं होता बच्चे, ऐसे नहीं बोलते, फॉल्ट नहीं बोलते। आपका पास क्वेश्चन है तब आप पूछ रहे। नेक्स्ट वन, ओके। नेक्स्ट वन बच्चा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? नेक्स्ट वन, अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और भी होते हैं, जैसे माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन मतलब कि जिससे हम बच्चे हारमोनियम, पियानो, ये हमारे पास हो जाते हैं। कुछ और आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एक सिंपल बच्चे पेन का ढक्कन। यहाँ पर आपको एक आवाज सुनाई दे रही है। मैं अगर इसमें हवा ज्यादा तेजी से डालता हूं तो आवाज की फ्रीक्वेंसी चेंज होने लग जाती है। तो ये बच्चा हमारे पास ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी जब हम हवा को मारते हैं तो हमारे पास साउंड वेव्स की वजह से, यहाँ पर साउंड वेव्स की वजह से, प्रेशर वेव की वजह से नोड्स और एंटी नोड्स बन जाते हैं। और जब बच्चे ये आपस में मिक्स होती है तो आपके पास आपको एक आवाज सुनाई देती है।
यह आवाज सुनने के पीछे का रीजन है बच्चा हमारे पास अगेन स्टैंडिंग वेव्स का बनना, जो कि यहाँ पर बनती है। इसको हम ऑर्गन पाइप बोलते हैं, और ऑर्गन पाइप दो तरह के होते हैं, एक जो कि एक एंड से क्लोज्ड होते हैं, जैसे ये इसका एक एंड क्लोज्ड है और दूसरा एंड मेरे पास ओपन है। इसके अंदर हमारे पास जब वेव जाती है तो अब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से स्टैंडिंग वेव्स बना देती है। यहां पर क्योंकि साउंड चलेगा तो अब मैं यहां पर वेलोसिटी जिस वेव की लूंगा वो साउंड की होगी। पिछली बारी मैंने किसकी ली थी? मैंने पिछली बारी वेलोसिटी किसकी ली थी? स्ट्रेच्ड वायर की, अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू। लेकिन अब मैं किसकी वेलोसिटी लूंगा? अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। और पी आपके पास आर टी अपॉन एम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ हमको वेलोसिटी को यहाँ पर देखना। यहां पर जब भी आपके पास रिजिड एंड आता है, जब भी मेरे पास क्या आता है? रिजिड एंड आता है, उस रिजिड एंड के ऊपर हमेशा आपके पास क्या बनता है? नोड बनता है। ये बात ध्यान रखना। और जहां पर भी मेरे पास ओपन एंड आता है वहां पर आपके पास हमेशा एंटी नोड बनता है। ये अब आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। रिजिड के ऊपर जो आपकी वेव है वो टकरा कर वापस आती है, तो वहां तो नोड बनना ही बनना है, क्योंकि वहां से वेव ने वापस आना। और ओपन एंड पे ऐसी कोई बात नहीं है, तो वहां पर हमेशा एंटी नोड बनता है। तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या चीजें बन सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट हार्मोनिक, और यहाँ पर 1 - 1 0 होता है, तो जीरो ओवरटोन तो होते नहीं, तो हम क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल टोन। यहां पर मेरे पास एंटी नोड बना, ये मेरे पास नोड बना। अब बताओ इनके बीच में कितने का फर्क है आपके पास आ गया? जल्दी बताओ कितने का फर्क आ गया हमारे पास? λ/4। ये मेरे पास यहाँ पर λ/4 का फर्क आ गया, तो L इज इक्वल टू λ/4। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। और यहां पर मैं लैम्डा की वैल्यू 4L को अगर डाल देता हूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द क्लोज ट्यूब। ये क्लोज ट्यूब की लेंथ कितने के बराबर है? मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस ट्यूब। यानी कि इस ट्यूब की हमारे पास लेंथ LC है, और यहां पर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई, जिसको हम फंडामेंटल टोन की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 1/4L, और यह हमारे पास आ गया C मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ आपके पास क्या आ गया? साउंड आ गया। ये हमारे पास आगे सबसे पहली चीज। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है यार, सिंपल सी चीज है। F को ऊपर ले गए, L को नीचे लेके आ गए, तो V/4L, तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाता है। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाती है? सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम थर्ड हार्मोनिक भी बोलते हैं, और इसको अब हम फर्स्ट ओवरटोन। तो रुको सर, यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक कैसे है? सेकंड नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है, ओवरटोन वैसी ही चलती रहती है। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। और हमारे पास इसको प्रूव कैसे किया जाता है? डायग्राम में देखते हैं बच्चे। यहां पर मेरे पास दो आपके पास एंटी नोड बन गए और दो ही नोड बन गए। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का फर्क यहां से देख लो, नोड और नोड के बीच का फर्क आ गया λ/2, और नोड और एंटी नोड λ/4। इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया? 3λ/4। तो मेरे पास लेंथ ऑफ ट्यूब 3λ/4। मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की तो कितना आ गया? 3/4LC वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्योंकि यहां पर नंबर मेरे पास 3 आ रहा है, तो ये थर्ड हार्मोनिक है। और यहां पर फर्स्ट ओवरटोन क्यों है? क्योंकि 2 - 1, तो ये मेरे पास आ जाएगी फर्स्ट ओवरटोन। ये मेरे पास फर्स्ट ओवरटोन है। याद रखना, क्लोज्ड पाइप के केस में ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है, इवन प्रेजेंट नहीं होती। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड सो ऑन। लेकिन ओवरटोन वैसी चलती है, लेकिन ओवरटोन वैसी चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर एक और बात पता लग रही है,
सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, दो ही एंटी नोड है और दो ही आपके पास नोड्स। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर आपके पास आ जाते हैं। अगर हम nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में आते हैं तो क्योंकि यहाँ पर ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो मेरे पास यहाँ पर हार्मोनिक क्या आएगी, 2n-1 हार्मोनिक, लेकिन ओवरटोन वैसी की वैसी ही चलती है, n-1। ये यहां से आपके पास है। अब जरा दिमाग लगाते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स बराबर होते हैं, और ये n। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, द इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। ये इवन हार्मोनिक्स मेरे पास क्या होते हैं, पूरी तरीके से आपके पास एब्सेंट है, ये प्रेजेंट होते ही नहीं है। द इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, ये मेरे पास एब्सेंट रह जाते हैं। यहाँ पर ये 2n-1 क्या बता रहा है कि ऑड है। अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हो तो 2 into 1 2 minus 1 तो 1 आ जाएगा। 2 डालते हो तो 2 into 2 4 4 minus 1 3। तो वो जितने रिजल्ट हमने ऊपर बनाए हैं वो सारे रिजल्ट यहाँ पर क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं। सो ये हमारे पास क्या बन जाती है, नाउ दिस बिकम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। और ये ऑड आएगी, इवन कभी नहीं आएगी। लेकिन ओवरटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरटोन वैसी की वैसी चलती रहती है, सिर्फ यहाँ पर ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। प्लीज इस बात को दिमाग में रखना। मेरे पास इसी तरीके से एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्लूट यानी कि बांसुरी। अब आप बांसुरी को किस कैटेगरी में रखोगे, तो आप बोलोगे सर ये ओपन एंड ऑर्गन पाइप है। ये एक ऐसी पाइप है जिसका ये एंड भी आपके पास ओपन होता है और आपके पास दूसरा एंड भी मेरे पास क्या होता है, ओपन होता है। इसके दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और जब इसके दोनों सिरे आपस में ओपन होते हैं तो साइड पे तो हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। इसकी लेंथ भी L है और इसमें भी आपके पास वेलोसिटी ऑफ क्या यूज होगी, साउंड, क्योंकि बांसुरी के अंदर तो साउंड प्रेशर वेव क्रिएट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को देखता हूँ। ये आपके पास पूरी की पूरी आपके पास +1 का वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है याद करने के सेंस में। मतलब कि आपको याद करने में बहुत बहुत आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि आप कुछ भूल ना जाए। आप ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपके अपने तौर तरीकों से कि मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं रह पाया सर, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्या ये स्कूल में आएगा, नहीं, ये स्कूल के अंदर नहीं आएगा। मैं पहले आपको बता, ये स्कूल के अंदर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बच्चे हम इसको कर रहे हैं भैया कि मुझे अपने आप को तैयार करना। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल टोन, क्योंकि 1-1 0 होता है और 0 ओवरटोन लाई नहीं करती। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन। यहां पर कॉर्नर पे हमेशा एंटी नोड और एंटी नोड बनेगा। ये मेरे पास एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, λ/2। इसकी लेंथ L नॉट, L नॉट का मतलब है ओपन। यहाँ पर अब 2 एंटी नोड्स बन गए और एक नोड बन गया, दिखाई दे रहा है, एक नोड और 2 एंटी नोड। सारी λ/2 इज इक्वल टू L नॉट, तो फ्रीक्वेंसी 1/2 L नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। और यहाँ पर सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, अब कोई एब्सेंट नहीं होगा। एब्सेंट सिर्फ किस में होते हैं बच्चे, आपके पास सिर्फ क्लोज के अंदर, वो एक एक्सेप्शन कंडीशन है, वो याद रहनी चाहिए। और सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर 1 2 3 एंटी नोड्स बन गए, n+1 बनते हैं एंटी नोड्स, और हार्मोनिक्स सेकेंड चल रही है, 2 ही चलेगी, डिवाइडेड बाय 2 L नॉट। इसको कैंसिल मत कर देना भाई, तो ये बच्चे कैंसिल करके बोलते हैं सर हमने सॉल्व कर दिया, नहीं, नीचे 2 L नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 L नॉट है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड। और यहाँ पर मेरे पास 2 नोट्स बन जाएंगे, और ये मेरे पास अब सेकंड हार्मोनिक है, इस वजह से एंड 2-1 कितना होता है बच्चे, 1। तो मेरे पास ये आ जाएगी फर्स्ट ओवरटोन, ये मेरे पास फर्स्ट ओवरटोन है। इसको कॉपी पे अगर आप नोट कर लोगे तो ज्यादा फायदा होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस करूँ। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन या nth हार्मोनिक या n-1 ओवरटोन। इसको कैसे निकालते हैं, n/2
2L0 into velocity of sound, क्योंकि nth मोड है तो n-1/2 है। हार्मोनिक सारी प्रेजेंट होती है तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। n/2L0 वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ पर एंटी नोड्स n+1 है और नोड्स बच्चे आपके पास कितने बन जाते हैं n। तो ये हमारे पास है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स के 3 इंपॉर्टेंट आपके पास क्राइटेरिया, पहला स्ट्रेच्ड वायर, दूसरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तीसरा हमारे पास यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। कई आपने देखा होगा लोग जो है जब वो सो जाते हैं तो उनके नाक से सीटी की आवाज आती है, कभी सुना आपने? वो जब सोते हैं तो सीटी की आवाज आती है, हाँ या ना? और बेसिकली इसलिए क्योंकि उनका साइनस ब्लॉक होता है। जब साइनस ब्लॉक होता है तो उनका नाक किसकी तरह काम करता है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह कि ओपन ऑर्गन पाइप की तरह? क्या लगता है किसकी तरह काम करता है? तो आंसर है सर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्योंकि उनका साइनस जब ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ से जो हवा जा रही है बच्चे वो आपके पास वहां पर स्टैंडिंग वेव्स नाक में बनाते हैं तो सीटी की आवाज बच्चे हमारे पास आ जाती है। तो ये सारी चीजें, जैसे कि लोग इस तरीके से सीटी की आवाज निकालते हैं कि लोग सीटी की आवाज जो निकालते हैं तो वहां पर बच्चे हमारे पास हम स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं। जो विसिल है, विसिल के अंदर आप देखो कि उसमें एक आपके पास जगह दी जाती है कि वहां पर स्टैंडिंग वेव बने, और स्टैंडिंग वेव बनने से बच्चे म्यूजिकल साउंड हमको समझ में आती है। क्लियर हो गई ये बात? कोई दिक्कत इसके अंदर से बोलो। अगर सपोज करो सर, जैसे पेन का कैप है सर, उसमें अगर मतलब पेन का कैप का जो निचला हिस्सा है वो क्लोज्ड है और वो वाला हिस्सा है जो जो मतलब जहां से हम ब्लो करेंगे तब आवाज आएगी। अगर सर मैं पेन के कैप के मतलब जो टॉप वाला हिस्सा है जहां पर मतलब कवर्ड है वहां पर छोटा सा मैं छेद कर दूं और फिर मैं ब्लो करूं, फिर उसमें और क्लोज में फर्क क्या रहेगा? क्योंकि फिर वो ओपन एंड पाइप बन जाएगी ना बच्चे हमारे पास, क्योंकि आपने उसको ओपन कर दिया वहां पर। मेरी मैंने बात तो समझ लो। मैंने सिर्फ एक छोटा सा होल किया ना सर, ज्यादा तो बड़ा जो होल। मर्जी है बच्चे, मुझे एक बात बता, कोई पर्सन बोलता है कि आपकी गाड़ी के टायर में मैंने छोटा सा होल कर दिया, क्या हो जाएगा? कभी ना कभी तो हवा निकलेगी, हाँ या ना? सर वो तो फट जाएगा सर। तो बात तो वो है ना बच्चे कि आप किसी पर्सन को बोल देते हो कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मेरे घर में दूध है, इतना सा मैं उसके अंदर विनेगर डाल देता हूँ, सिरका विनेगर इतना सा। इतना सा का मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल सुई के नोक के बराबर। बच्चे विनेगर आपने डाल दिया 2 मिनट के अंदर दूध फट जाएगा बच्चे। इतने से का बहुत फर्क पड़ता है, हाँ या ना? आई बात समझ में लड़के? आया ना? बिल्कुल सर। ठीक है, तो इतना सा बच्चे, इतना सा आप किसी के पर्सन, भगवान ना करे कि आप इतना सा किसी भी पर्सन जो कि वायरस की चपेट में आ रखा है उसके कांटेक्ट में है तो इतना सा फर्क पड़ता है। तो इतना सा वायरस ही तो है कोरोना वायरस। 3 साल हो गए बच्चे दुनिया को पागल कर रखा है। कितना सा वायरस है, कितना सा वायरस है, इतना सा दिखाई भी नहीं देता, हाँ या ना? तो इस वजह से बच्चे इतने से का भी फर्क, इसको नोट जरूर कर लेना बच्चे। मैं आपको बताता हूँ कि ये बच्चे करके नहीं जाते, ना उनको स्कूल में पूछा जाता है, ना करवाया जाता है, तो बच्चा इसको करता ही नहीं। और जो बच्चा इसको करता है वो उसको देखो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो आनी है। ऐसे थोड़ा कि बच्चा आप इसको देखा और जी सर जी मेरे को तो सारा, आपको प्रॉब्लम बड़ी होनी है। लेकिन बच्चे एक बार आपने ये प्रॉब्लम ओवरकम कर दी, मैं कहता हूँ दूसरा बच्चा तुम्हारे सामने टिकेगा ही नहीं। आप बिल्कुल बहुत आगे चले जाओगे। आप उन बच्चों के साथ बैठोगे भाई जो बच्चा आपके पास आप मानते हो कि भैया धुरंधर है, क्यों? वो आपसे बोलेगा हाँ भाई बता क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कौन कौन सी हार्मोनिक्स होती है, तो बोलेगा ऑड होती है भाई साइड। बोलेगा तेरे को पता है? हाँ यार मुझे पता है, क्या बात कर रहे हो? और वो आपको बोलेगा अच्छा ये बता 100 ओवरटोन का मतलब क्या था, तो बोलता है 100 ओवरटोन का मतलब होता है 101वीं मोड ऑफ वाइब्रेशन। तू आगे बता कि किसकी बात कर रहा है, तू क्लोज्ड की, ओपन की, स्ट्रेच्ड वायर की? मतलब बोलेगा ये बंदे में दम है। आप बोलते हैं अच्छा ये वाली फ्रीक्वेंसी इसके ऑक्टेव है, इसका मतलब क्या? अच्छा ऑक्टेव है, फ्रीक्वेंसी डबल है, चल साइड। यूनिसन सेम फ्रीक्वेंसी। अब बोलोगे यार बंदा तो दमदार है। तो बात यहाँ पर आती है कि आप बाकी बच्चों से कितना ज्यादा अच्छे से कर पाते हो, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही। बाकी बच्चे आपके पास, यहाँ पर बच्चे इसका तो द एंड तो हो ही नहीं सकता ना किसी भी चीज का। मैं बोलूँ कि द एंड हो गया ना, आप बोल सकते हो कि स्कूल का लेवल का हो गया, लेकिन द एंड करने का मतलब है कि भाई साहब आपने तो एक एक चीज करी, एक एक PYQ हो गया। वो करने में बहुत ताकत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है। चले आगे की तरफ बच्चे, चले आगे की तरफ बच्चे। चलो सो हमारे पास यहां पर अब आपके पास क्या आ जाती है, विच इज नोन एज टू बी द फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स। फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ द बीट्स, ये भी बच्चा हमारे पास 5 मार्क्स का टॉपिक है बच्चा आपके पास। तो सबसे पहले बीट्स क्या होती है बच्चे, व्हेन two traveling waves
when the two traveling waves, जब हमारे पास दो traveling waves है, when the two traveling waves, हमारे पास दो traveling waves है बच्चे, travels in same direction, travels in सेम डायरेक्शन, जब ये दोनों के दोनों ट्रेवलिंग वेव सेम डायरेक्शन में चलती है, पिछली बारी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, एंड सुपर इम्पोज ईच अदर, और एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती है, एंड सुपर इम्पोज ईच अदर, सुपर इम्पोज ईच अदर, ठीक है, with slightly different frequency, with slightly different frequency, यहां पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, with slightly different frequencies, इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज बच्चे हमारे पास डिफरेंट है, but of same amplitude, but of same amplitude, same amplitude, same amplitude, the resulting wave, the resulting wave, जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्टिंग वेव होती है, द रिजल्टिंग वेव एम्पलीट्यूड, रिजल्टिंग वेव एम्पलीट्यूड वेरीज, ये बच्चे फिर वेरी करता है, वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, पिछली बारी एम्पलीट्यूड किसके हिसाब से चेंज हो रहा था, डिस्टेंस के हिसाब से, नोड और एंटी नोड्स बन रहे थे, अब यहां पर एम्पलीट्यूड टाइम के हिसाब से चेंज होगा, आप अलग अलग टाइम के ऊपर आपको अलग अलग एम्पलीट्यूड मिलेगा, एंड वन कैन ऑब्जर्व, और यहां पर एक पर्सन क्या ऑब्जर्व करता है, व्हेन कैन ऑब्जर्व, यहां पर एक पर्सन ऑब्जर्व करता है बच्चे, या इनफैक्ट हियर करता है बच्चे, वन लाउड साउंड, वन लाउड साउंड, एक लाउड साउंड followed by one faint sound, one आपके पास faint sound, one faint sound, one faint sound, यानी कि जब ऐसा होता है तो उस पर्सन को एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है, सुनाई देती है, फिर एक फेंट साउंड हो जाती है, एंड दिस साइकिल, और ये साइकिल गोज ऑन, और ऐसी साइकिल बच्चा हमारे पास चलती रहती है, एंड दिस साइकिल goes on, and this is called, and this one loud sound, one loud sound followed by one faint sound, followed by one faint sound is called one beat, one faint sound is called one beat, is called, इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, वन बीट, इसको बच्चे हम वन बीट बोल देते हैं। आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा, अंग्रेजी बीट थे, हाँ है ना, सुना है गाना कि नहीं सुना, यस सर ना, सुना है ना, तो वो जो अंग्रेजी बीट थे, तो वो बीट वर्ड क्या, हम बोलते हैं पंजाबी बीट, लोग बोलते हैं बीट्स, पंजाब ढोल बीट्स, तो ये बीट्स क्या है, जब आप बच्चे गाना गाते हो तो जैसे कोई पर्सन बहुत बेसुरा है, जब वो गाना गाता है तो जो पीछे म्यूजिक बजता है और जो आदमी गाना गाता है, इन दोनों में कभी आपको ऑब्जर्व किया, कभी म्यूजिक की साउंड तेज हो जाती है, कभी आदमी की तेज हो जाती है, कभी सुनाई दिया आपको ऐसी, जैसे ढिंचैक पूजा है बच्चे, जब ढिंचैक पूजा गाना गाती है तो म्यूजिक अपना ही चला हुआ है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, और ढिंचैक पूजा के गाने की अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो आपको कभी लगता है कि म्यूजिक तेज हो गया, फिर कम हो गया, फिर लड़की की आवाज तेज होगी, कम होगी, कभी ऐसा आपने ऑब्जर्व किया, जब आप कोई बेसुरा आदमी गाना गाता है, कभी आपने ऑब्जर्व किया कि म्यूजिक आपके कानों को चुभता है, हाँ या ना, और जब कोई सुर वाला पर्सन गाता है तो वहां कोई बीट्स नहीं बनती है, तो वो आपके कानों को नहीं चुभता, कभी ऑब्जर्व किया आपने, जगराते वगैरह में कभी ऑब्जर्व किया आपने कि जब दूर कहीं पे जगराता होता है, एकदम से हारमोनियम की आवाज तेज हो जाती है, फिर तबले की आवाज तेज हो जाती है, डम 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 डम, और पता नहीं क्या हो गया, फिर कम हो जाती है, फिर तेज हो जाती है, ये बीट्स होते हैं, ये बीट्स बनते हैं हमारे पास, और बीट्स का अगर आप दिमाग से यूज करो तो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप दिमाग से इस्तेमाल ना करो तो आपको लगता है ये सरदर्द हो गया, बीट से सरदर्द भी होने लग जाता है, कभी ऑब्जर्व किया है, और यहाँ पर आप सब बच्चे पंजाब के अंदर पंजाबी म्यूजिक सुनते हो, कभी ऑब्जर्व किया आपने, हाँ या ना, तो जरा इसको हम ग्राफिकली समझते हैं, देखो ग्राफिकली आपके पास किसी बच्चे ने नहीं बोला सर हमने ऑब्जर्व किया, कभी ऑब्जर्व किया है, किसी बच्चे ने नहीं ऑब्जर्व किया है, जगराते में किया है, जगराते बड़ा मस्त मजा आता है, बहुत मजा आता है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है बच्चे, वहां पर ये बच्चा हमारे पास देखिए जी, ये एक का आपके पास वेव है और ये ऐसे चल रही है, और हमारे पास यहाँ पर अब दूसरी वेव है, अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है,
इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। पिछली बारी स्टेशनरी वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, अब सेम डायरेक्शन। फर्क सिर्फ कितना है बच्चे के, अब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी बच्चे डिफरेंट है। एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा। तो हमारे पास यहाँ पर ये वेव चल रही है और ये भी वेव चल रही है। ये दोनों वेव्स जब आपस में मिलती हैं, आपके कानों तक पहुंचती है, तो बच्चे देखिए बीट्स कैसे बनती है। भाई ये देखो बीट्स कैसे बनती है। इसमें एक लाउड साउंड आती है, फिर एक फेंट साउंड आती है, फिर एक लाउड साउंड आती है, फिर एक फेंट साउंड आती है। ये लाउड फेंट, लाउड और फेंट आती है आपके पास, और ये हमारे पास आपके पास बीट्स बन जाती है। ये आपने कहीं ना कहीं बच्चे किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में भी देखा होगा कि जब आपके गाना सुनते हो तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आती हैं। जैसे कई बार हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर भी वो ऐसे दिखाता है कि आपकी आवाज ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ पर मेरे पास लाउड साउंड आती है, ये फेंट आती है, फिर लाउड आती है, फिर मेरे पास फेंट आ जाती है। ये लाउड और फेंट ये मेरे पास सर बोलो बच्चे। सर हार्ट बीट भी इसी का एग्जांपल हाँ है। करीबन, मतलब कि आप हार्ट बीट को भी अगर सुनते हो तो वहां पर बच्चे आपको सुनाई देता होगा धक 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 ऐसे ना, तो वहां पर भी ऐसा ही होता है, यस सर। क्योंकि वहां पर भी आवाज जो है टकरा कर इधर उधर से हमारे कानों तक आती है। तो ये एक बीट आपके पास बन जाती है। तो ये बीट तो बन गई, लेकिन बच्चे अब हम बोलते हैं कि इसका ग्राफिकल तो समझ में आ गया, जरा मैथमेटिकल भी समझ लेते हैं। तो मैथमेटिकल समझ लेते हैं आपके पास कैसे बनता है। तो अब मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ये मेरे पास एक है, तो ये ए साइन ऑफ मेरे पास ओमेगा, तो ओमेगा 2 पाई f1 इंटू टी, और मेरे पास यहाँ पर एक दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई इंटू f2 इंटू टी। ये दोनों वेव्स है और ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और ये दोनों फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बीट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बीट, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बीट अगर मैं दोनों को आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास y इज इक्वल टू y1 प्लस ऑफ y2, यहां से a कॉमन आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई f1t प्लस ऑफ साइन ऑफ मेरे पास 2 पाई f2 इंटू टी। अब देखो एक फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, आपके जो मैथ्स वाले दोस्त हैं उनको ये फॉर्मूला पता होगा, साइन सी प्लस ऑफ साइन डी, पता है ये फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाता है, वी हैव साइन ऑफ, मेरे पास साइन ऑफ सी प्लस ऑफ डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पर ये सी और ये डी है तो मेरे पास अब 2a और यहाँ पर कॉस ऑफ, अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो मेरे पास 2 पाई t कॉमन आ जाएगा, अंदर f1 माइनस f2 अपॉन 2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई t कॉमन और f1 प्लस ऑफ f2 अपॉन 2, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब इस रिजल्ट के अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो आपके लिए क्या आ जाएगा, 2a cos ऑफ यहाँ पर पाई इंटू टी, और मेरे पास f1 माइनस f2, और यहाँ पर मेरे पास साइन ऑफ आपके पास पाई इंटू टी, तो f1 प्लस ऑफ f2, तो ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, इस वेव की इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कभी ये लाउड हो रहा है और कभी ये फेंट हो रहा है। वही सारी सिचुएशन लाउड के लिए आप प्लस माइनस 2a ले लोगे, और बच्चे फेंट के लिए आप इसको 0 ले लोगे। वही सारी कहानी चलेगी जो कहानी हम नोड्स और एंटी नोड्स में कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पोजीशन थी, वेवलेंथ थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ पर अब अगर आपको देखा जाए कि मैं आपको बोलता हूं कि लाउड साउंड कब कब बनेगा, लाउड साउंड मुझे कब कब मिलेगा, इसका मतलब लाउड साउंड का मतलब क्या आ जाएगा, 2a cos ऑफ पाई बाई टी इंटू f1 माइनस ऑफ f2, ये हमारे पास प्लस माइनस 2a होना चाहिए, या फिर अब इसका मतलब आ जाएगा कि cos का जो एंगल है, cos का जो एंगल है
वो मेरे पास किसके बराबर होना चाहिए, n पाई के बराबर, या फिर मेरे पास वो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे n डिवाइडेड बाई f1 माइनस ऑफ f2। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मेरे पास पहली लाउड साउंड आएगी t इज इक्वल टू 0 पे, n की वैल्यू 0 डाल दी, n की वैल्यू 1 डाल देते, यहाँ पर n 0 1 2 3 इस तरीके से आ सकती है। फिर मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगी लाउड साउंड 1 अपॉन f1 माइनस ऑफ f2 पे, फिर मेरे पास लाउड साउंड आ जाएगी 2 अपॉन f1 माइनस ऑफ f2 पे, एंड सो ऑन। ये बच्चे हमारे पास चलती रहेगी और लास्ट बच्चे हमारे पास n अपॉन f1 माइनस f2 पे। ये लाउड साउंड का टाइम है बच्चे। और यहां पर अगर मैं बोलूं टाइम इंटरवल बिटवीन द टू लाउड साउंड, तो टाइम इंटरवल कितने के बराबर है, 1 अपॉन f1 माइनस f2 माइनस ऑफ 0। तो ये हमारे पास टाइम इंटरवल दो लाउड साउंड के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 1 अपॉन f1 माइनस f2, 1 अपॉन f1 माइनस ऑफ f2। ये पता लग गया कि दो लाउड साउंड के बीच में इतना टाइम डिफरेंस रहेगा, वो चाहे दो कोई भी हो, आसपास की होनी चाहिए, बट जैसे पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी के बीच में इतने का फर्क। और मेरे पास फेंट साउंड कब आएगी, फेंट साउंड आएगी जब ये एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो मेरे पास देखो ये फेंट साउंड कब आएगी, तो मैं बोलता हूं 2a इंटू कॉस ऑफ पाई इंटू टी, f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 0। ये भी पता है कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे आ जाती है, तो मतलब ये मेरे पास आ जाएगा पाई इंटू टी, और यहाँ पर f1 माइनस ऑफ f2, ये सारी चीजें पुरानी है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के ऊपर कॉस की वैल्यू 0 होती है, और n यहाँ पर आप 0 1 2 3 और जहां मर्जी ले सकते हो। यहाँ पर पाई से पाई कैंसल, तो वो टाइम जब आपको फेंट साउंड सुनाई देगी ये आ जाएगी 2n प्लस 1, और नीचे मेरे पास 2 इंटू f1 माइनस ऑफ f2। अब n की वैल्यू 0 डाल दे, n की वैल्यू 0 डाल दो, जरा 0 डाल दो। अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो पहला टाइम जब मुझे फेंट साउंड सुनाई दी तो यहाँ पर हाफ ऑफ f1 माइनस f2। अब बताओ, अब एक चीज बताओ, मेरे को 0 के बाद, मुझे 0 के बाद 1 आएगा कि हाफ आएगा, जरा बताओ। मेरे पास 0 के बाद 1 आता है कि हाफ आता है, तो 0 के बाद बच्चे आपके पास हाफ आता है, यानी कि आपके पास पहले लाउड साउंड आती है, फिर फेंट साउंड आ जाती है, फिर हाफ के बाद क्या आता है 1, फिर से एक लाउड साउंड आ जाएगी। जरा यहाँ पर 1 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास आएगा 3/2, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा f1 माइनस ऑफ f2, और ये हमारे पास यहाँ पर फिर से एक फेंट साउंड, तो लाउड फेंट लाउड फेंट लाउड फेंट इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ रही है। पहले लाउड आती है, फिर फेंट आती है हाफ, फिर बच्चे 2 आपके पास 2 2 आपके पास, फिर 1, फिर बच्चे आपके पास फेंट, फिर 2, फिर ये मतलब कि लाउड साउंड फिर फेंट साउंड, लाउड फेंट लाउड फेंट लाउड फेंट, और आपके पास बीट्स बनती जाती है। फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर भी टाइम इंटरवल निकाल लो, टाइम इंटरवल दो मिनिमम साउंड्स के बीच में, तो 3/2 इंटू f1 माइनस f2 माइनस हाफ इंटू f1 माइनस f2, तो ये टाइम इंटरवल कितने के बराबर आ गया, तो 1 अपॉन कितना आ गया f1 माइनस ऑफ f2। तो मतलब दो लाउड साउंड और दो फेंट साउंड के बीच का टाइम इंटरवल कितना होता है, 1 अपॉन f1 माइनस ऑफ f2। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, विच इज कॉल्ड बीट सर बोलो बच्चे। तो वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कैसे आया? अब बेटा आपके पास मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, सर मैं नॉन मेडिकल का हूँ सर। तो फिर बच्चे ये तो फिर तो आपका क्वेश्चन तो इनवैलिड हुआ, क्योंकि हमारे पास कॉस ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस ऑफ 7 पाई बाई 2 कितना होता है, जरा बताओ। क्योंकि आप अगर नॉन मेडिकल के हो, कॉस ऑफ 90 0 होता है, कॉस ऑफ 270 0 होता है, कॉस ऑफ 450 0 होता है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, कॉस का वो एंगल जो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है वो हमेशा 0 होता है।
इतनी बात पे यकीन हो गया? इतनी Yes, बात sir. पे यकीन हो गया? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने यहाँ पर बच्चे ये मान के चला कि यहाँ पर cos की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये कब 0 आएगी? जब ये cos का एंगल ऑड मल्टीपल 2n+1 क्या आ गया? ऑड आ गया ना बच्चे? Odd आ गया. 2n+1 क्या आ गया? ऑड आ गया, हाँ Odd. या ना? Odd. Yes, sir. तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो इसका मतलब ये एंगल हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। इसमें आप n की वैल्यू जब भी डालोगे आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिलेगा। इसलिए बच्चे ये हमारे पास ऐसे आता है। तो आपको एक टाइम मिल जाता है, टाइम की आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है कि इस टाइम के अंदर आपके पास यहाँ पर फिल्टर साउंड होगी, थोड़ी सी कम आवाज सुनाई। लेकिन सर हम इन फॉर्मूलाज में हम, क्योंकि सर ऐसे तो हमने ड्राइव किया है तो इसमें ऐसे आ रहे हैं कि 2a cos 2πt और इसमें से sin 2πt भी तो आ रहा है सर, हमने उसको क्यों नहीं लिया? नहीं, क्योंकि बच्चा हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है, जो साइन वाली टर्म है, वो वेव की आपके पास फॉर्मेट पे थी, एम्पलीट्यूड कॉस पे डिपेंड कर रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? अच्छा. यहाँ पर आपको देखना पड़ता है, क्योंकि आपका, मुझे एक बात बता, कोई पर्सन बोलता है क्या 2 - 2 0 हो सकता है कि 2 + 2 0 हो सकता है? बता जरा मुझे। 2 - 2 0 होगा, 2 तो + बच्चे 2 4 होगा. एम्पलीट्यूड के लिए तेरे को वो टर्म उठानी पड़ेगी ना जिसमें माइनस आ रहा हो, यस और नो? Yes, sir. बस इस वजह से, ठीक है? Okay, sir. नहीं तो 0 नहीं हो पाएगा, वो तो हमेशा ऐड होके कुछ ना कुछ आएगा, हाँ या ना? ठीक है? Yes, sir. Yeah, okay, sir. The beat frequency. The beat frequency is this is the आपके पास number of beats, the number of the beats formed in 1 second. The number of the beats formed in 1 second. यानी 1 सेकंड के अंदर हमारे पास कितनी बीट्स फॉर्म होती है, उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या बीट फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ द, this is the inverse of the time interval. The inverse of the time interval between the two loud sound, two loud, या फिर टू बच्चे आपके पास फेंट साउंड, टू फेंट साउंड, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसके इनवर्स को आप बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हो। तो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास 1/Δt इज इक्वल टू f1 - f2। ये बीट फ्रीक्वेंसी आ गई, और इसको हर्ट्ज के अंदर बच्चे हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है 2 ट्यूनिंग फॉक्स। मेरे पास 2 ट्यूनिंग फॉक्स है। we have the 2 tuning forks with the frequency of 200 hertz and 203 hertz. Calculate their beat frequency. आपको इनके बीच की क्या बता देनी है बच्चे? बीट फ्रीक्वेंसी बता देनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो इनके बीच की बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ जाएगी? अगर मेरे पास f1 200 हर्ट्ज के बराबर है और बच्चा हमारे पास f2 203 हर्ट्ज के बराबर है, तो इनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी, इनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी बच्चा हमारे पास होगी, दैट विल बी 203 - 200। सिंपल फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। द बीट फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज। जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? 3 हर्ट्ज के बराबर। मुश्किल है? मुश्किल है? बताओ बच्चे, आसान तो है। दोनों फ्रीक्वेंसीज को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक, चलिए, सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके बच्चे, बाय बाय, टेक